नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा। कहा 9 आतंकी ठिकानों पर किए हमलों में मारे गए 100 से अधिक आतंकवादी। सेना ने आतंकी हमले का दिया करारा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ नए भारत का रुख किया साफ। कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का है प्रतीक। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति के बाद हाई लेवल बैठकों का दौर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई अहम बैठक। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य। सेना मुस्तैद। प्रशासन की लोगों से अपील, संदिग्ध वस्तुओं के बारे में पुलिस को तुरंत करें सूचित। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर दोहराई गई पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 10 से 11 वर्षों में देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ अभूतपूर्व कार्य। पिछले 3-4 दिनों में देश दुनिया को मिला सबसे बड़ा सबूत। और अब सभी खबरें विस्तार से। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है और दोनों देशों के बीच बातचीत केवल और केवल डीजीएमओ स्तर पर ही होगी। दोनों देशों के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होगा। एमईए सूत्रों के मुताबिक भविष्य में पाकिस्तान से पीओके वापस करने और आतंकवादियों को सौंपने पर बातचीत होगी। भारत और पाकिस्तान में कोई समानता नहीं है। भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है। एमईए सूत्रों ने साफ तौर से कहा है कि पाकिस्तान की ओर से चलने वाली हर गोली का जवाब भारत की तरफ से गोले से दिया जाएगा। और अब हम आपको बताने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की 10 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। इन बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। बड़ी बातें क्या हैं? तो भारतीय सेना के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकाने थे, न कि कोई नागरिक ठिकाना। सिर्फ आतंकी ठिकाने थे। दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया। यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकवादियों को भारत ने ढेर कर दिया इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। IC-814 के हाईजैक और पुलवामा ब्लास्ट में शामिल थे ये तीनों आतंकवादी, जिनको की ढेर कर दिया गया। 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों को भी इस ऑपरेशन के दौरान ढेर कर दिया गया। मुरिद के और बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स को नष्ट कर दिया गया। आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे, भारतीय सेना ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। पाकिस्तान के कई एयरबेस भी इस ऑपरेशन में तबाह कर दिए गए और इस पूरे ऑपरेशन में एयरफोर्स यानी वायुसेना और नेवी यानी नौसेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये इस ऑपरेशन सिंदूर की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। और ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि आतंकवादियों को ढांचे को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उन्होंने कहा कि 9 आतंकवादियों के कैंप पर कार्रवाई की गई, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs
left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky. और भारतीय सैनिकों द्वारा कार्रवाई केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। इस पूरी कार्रवाई में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवादी परिदृश्य पर बहुत ही परिश्रम पूर्वक और बहुत ही सूक्ष्मता से, गहनता से कार्रवाई शुरू की गई और आतंकवादी शिविरों और उनके ट्रेनिंग कैंप्स की पहचान की गई। उन्होंने कहा कि आम लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. भारती ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई कैंप्स को नष्ट किया गया। भारतीय वायु सैनिकों की कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह हुए, जिसमें पाकिस्तान के कई जवान मारे गए। We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done, annihilate these targets, and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. और सेना के एक्शन पर देश भर में लोग खुश हैं। भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल के नेता भी पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प और सटीक कूटनीति की जमकर सराहना कर रहे हैं। सैन्य कार्रवाई पर रोक के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हैं और बाजार आम दिनों की तरह ही फिर से खुल गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति के बाद हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, NSA, अजीत डोभाल, CDS,
तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हैं। रविवार सुबह जम्मू कश्मीर के जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर और राजस्थान के जैसलमेर में हालात सामान्य दिखाई दिए। इस दौरान ड्रोन गतिविधि या गोलाबारी की कोई खबर नहीं है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि संदिग्ध वस्तुओं के बारे में पुलिस को तुरंत सूचित करें। जो सिचुएशन है मोरलेस सामान है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जगहों पर एम्युनिशन और संदिग्ध वस्तुएं मिल रही हैं। उसके संदर्भ में आमजन से अपील है, किसी भी सूरत में उनके नजदीक ना जाएं, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। पिछले 4 दिन से बंद पुंछ और रियासी में बाजार फिर से खुल गए हैं। दुकानों पर सामान खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सड़कों पर अब पहले की तरह स्थिति सामान्य हो चुकी है। श्रीनगर में लाल चौक पर भी दुकानें सामान्य रूप से खुली रहीं और लोग घरों से बाहर निकले। अभी कोई भय नहीं लोगों में, अभी शांति है और इंशाल्लाह ऐसा शांत हो जाएगा ही। हमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ होगी तो पाकिस्तान को होगी। आतंकवाद के खिलाफ पूरा कश्मीर खड़ा था, ये मैंने एक बात देखी इस बार। सेना के एक्शन पर देश भर में लोग खुश हैं। वहीं विपक्षी दल के नेता भी जमकर पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जवाब को बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित बताते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद देश में बदला लेने की आवाजें तेज थी, लेकिन सरकार ने सीमित सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनकर एक बड़ा युद्ध टाल दिया। भारत ने पूर्ण युद्ध की स्थिति को टालते हुए वैश्विक स्थिरता को प्राथमिकता दी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है। बीते कई बरसों से पाकिस्तान ने सीज फायर की आड़ में सीमा पार आतंक की खेती की, कभी गोलीबारी, कभी घुसपैठ, कभी मासूमों की हत्या। लेकिन अब वक्त बदल गया है। भारत ने साफ कर दिया है, अब हर आतंकी हमले को भारत सीधा एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। ये बदलते भारत की तस्वीर है। बुद्ध और गांधी का देश है जो शांति में विश्वास रखता है, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो भी देश हमारे देशवासियों की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसे उसकी जमीन पर सबक सिखाया जाएगा। ये नया भारत है, ना झुका है ना झुकेगा। श्रीनगर से अश्विनी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात हमारे एयर डिफेंस की। दुश्मन के हवाई खतरों का खात्मा कर भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अपनी तकनीकी दक्षता साबित की है। 7 और 8 मई की रात हो या फिर सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के बाद, यानी शनिवार को पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने की बात, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नागरिकों, सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा की है। पाकिस्तानी मिसाइल हो या ड्रोन, भारतीय सीमा में घुसते ही धुआं हो गए। 7 और 8 मई की रात को भारत के 4 राज्यों, 15 शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई। लेकिन भारत की आधुनिक, उन्नत और तकनीकी दक्षता वाले एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। In the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ चुनिंदा मिसाइल रक्षा प्रणालियां जिन्होंने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें शामिल है आकाश। ये मिसाइल प्रणाली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये ड्रोन, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। दूसरी मिसाइल प्रणाली है MRSAM। ये भी मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है।
इजराइल के सहयोग से भारत में इसका निर्माण हुआ है। ये 20 किलोमीटर ऊंचाई और 70 से 100 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। तीसरी मिसाइल प्रणाली है ZU-23-2, एक सोवियत निर्मित ट्विन बैरल 23 mm ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये शॉर्ट रेंज में बहुत मारक प्रणाली है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है। चौथी मिसाइल प्रणाली है L-70। L-70 एक स्वीडिश निर्मित 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत ने अपग्रेड किया है। यह भारतीय सेना और वायुसेना को निम्न ऊंचाई वाली रक्षा में सहयोग करती है। शिल्का एक सोवियत निर्मित स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसमें 23 mm तोपें लगी हुई हैं। यह भारतीय सेना की निम्न ऊंचाई वाली रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुदर्शन 400 ये रूस से ली गई मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुनिया की शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम में से एक है। ये 90 किलोमीटर तक वार कर सकती है। भारत की वायु रक्षा रणनीति इतनी मजबूत है कि उसने पाकिस्तान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर अपनी तकनीकी दक्षता साबित की और कई अहम सैन्य ठिकानों और इंफ्रा को सुरक्षित रखा, जबकि पाकिस्तान ने भारत के जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपने नागरिकों और विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। लंबी, मध्यम और छोटी दूरी के वायु रक्षा प्रणालियों के मिले जुले सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बराक, इगला, पेचौरा, स्ट्राइकर, तुंगुस्का और भारतीय रडार, इंटेलिजेंस डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और जैमर ने एक साथ मिलकर हवाई खतरों की पहचान की, उन्हें ट्रैक किया और हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मन देश पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस सबके बीच मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती ने फोन पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बातचीत के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा कि मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती से फोन पर बात की, उन्हें हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद देश में भारी गुस्सा और रोष देखा गया। इसके बाद मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति यानी CCS की आपात बैठक हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। देश भर में उबाल के बाद सेना से की निर्णायक कार्रवाई की मांग की गई। सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थे। उस बैठक के बाद सार्क वीजा छूट योजना से पाकिस्तानी नागरिक को बाहर रख दिया गया। पाक नागरिकों की भारत यात्रा पर रोक लगाई गई। पाक हाई कमीशन में स्टाफ की कटौती की गई। पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनी। आतंकवादियों और उनके योजनाकारों को सजा देने का लक्ष्य रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। साथ ही पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठ का करारा जवाब भी दिया। वहीं IC-814 और पुलवामा से जुड़े आतंकवादियों को भी इस पूरी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया। यूसुफ अजहर, रऊफ और मुदस्सिर का खात्मा कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने भारत में ड्रोन हमला किया, जिसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भारत ने लाहौर और गुजरावाला में रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के DGMOs ने बातचीत की और 10 मई शाम 5 बजे से संघर्ष विराम पर सहमति बनी।
संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तानी ड्रोनों की घुसपैठ हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोनों को सफलतापूर्वक रोका, उन्हें मार गिराया। भारत सरकार ने सेना को संघर्ष विराम उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करने की छूट दी। और जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल दीपक चिमंगम शहीद हो गए। 10 मई को आरसपुरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा पार से गोलीबारी के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई थी। 11 मई को वो शहीद हो गए। जम्मू सीमा सुरक्षा बल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, हम राष्ट्र की सेवा में बीएसएफ के बहादुर कांस्टेबल दीपक चिमंगम द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। 10 मई 2025 को आरसपुरा क्षेत्र जिला जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा पार से गोलीबारी के दौरान उन्हें घातक चोटें आईं और 11 मई 2025 को वे शहीद हो गए। बीएसएफ के महानिदेशक और अन्य सभी उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। बीएसएफ ने यह भी बताया कि 11 मई को फ्रंटियर मुख्यालय जम्मू पलौरा में पूरे सम्मान के साथ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। पंजाब के अमृतसर जिले का गांव दाओके 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, जबकि सिर्फ एक संकरी सड़क ही इस गांव को बाकी देश से जोड़ती है। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर पर सहमति बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सरहद से लगते इस गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी गुरमीत सिंह ने। हम एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है और सिर्फ एक सड़क है जो उसको पूरे भारत से जोड़ती है, पंजाब से जोड़ती है। यह है अमृतसर का गांव दाओके और यहां आपको मैं पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस किस साइड से यह गांव पाकिस्तान से घिरा हुआ है। सबसे पहली तस्वीर ये सामने घर देखिए, ये घर है रिहायशी इलाका इस गांव का और इसके बिल्कुल बैक साइड पे पाकिस्तान की सरहद लगती है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, उधर वहां कुछ लोग बैठे हैं पेड़ के नीचे। ये अक्सर यहां से अंतरराष्ट्रीय सरहद को देखते हैं जो कि बिल्कुल सामने है, मगर इसी सड़क पर यदि आप आगे सीधा चले जाएंगे तो यहां पर भी पाकिस्तान के साथ सरहद लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। यानी कि 2 जगह मैंने आपको दिखा दी। अब तीसरी जगह जो बिल्कुल मेरे सामने है मगर वो हम आपको कैमरे में नहीं दिखा सकते सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तकरीबन 100 मीटर दूर बिल्कुल मेरे सामने इंटरनेशनल बॉर्डर है मेरी दाईं तरफ, और यदि आप अपनी तरफ से देखेंगे तो आपकी बाईं तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है जो बिल्कुल भारत पाकिस्तान की सरहद है। सिर्फ एक सड़क है जो कि इस गांव को जोड़ती है पूरे भारत के साथ। वो जो सामने आप खेत देख रहे हैं इनके पीछे सड़क है जो कि गांव की अलग अलग जो रिहायशी इलाका है उसके बीच में से होती हुई सीधा इन खेतों के बीच में से होती हुई निकलती है और वो सीधा बाकी के पंजाब से और बाकी के देश से इस गांव को जोड़ती है। तो इस गांव का महत्व आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए इस समय तनाव की स्थिति खत्म हो चुकी है लगभग। देखिए पंजाब में 6 जिले हैं, अमृतसर, पठानकोट, तरन तारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, जितने भी सरहदी जिले हैं वहां पर सभी के सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसके साथ ही खुलकर अब अपने घरों में भी रह रहे हैं, घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और सरहद को देखने के लिए भी आ रहे हैं। गांव अपनी दिनचर्या रोज की तरह, जैसे एक गांव का किसान, एक गांव का आम आदमी अपनी रोज की दिनचर्या को जीता है, वैसे ही अपनी दिनचर्या को यहां पर व्यतीत कर रहे हैं गांव दाओके के लोग। कुल मिलाकर इस गांव का ज्योग्राफिकली एक बहुत बड़ा महत्व है पूरे देश के लिए, पूरे पंजाब के लिए। तो फिलहाल यहां पर स्थिति बहुत ही अच्छी है, शांतपूर्ण है और ये गांव में आने का सिर्फ और सिर्फ यहां से रिपोर्टिंग करने का मकसद हमारा यही है। कुल मिलाकर दिनचर्या सबकी अच्छे से चल रही है। अंतरराष्ट्रीय सरहद गांव दाओके से कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ गुरमीत सिंह, डीडी न्यूज। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीज फायर भारत की बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत है, ये कहना है जम्मू कश्मीर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना का। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर भारत ने जिस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, ये पूरे विश्व के लिए न सिर्फ एक संदेश है बल्कि भारत की ये सामरिक और कूटनीतिक
दोनों स्तरों पर एक बड़ी जीत भी है। पहलगांव के बाद देश का गुस्सा चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको लीड लिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हालांकि 3 दिन बाद शांति पहल के तौर पे सीज फायर, इसे भी एक कूटनीतिक जीत के तौर पे देखा जा सकता है। भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश होने के साथ साथ एक डेमोक्रेटिक देश है और देश के लोगों ने देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को चुना है और उन पे एक जिम्मेवारी बन जाती थी कि जो लोगों का गुस्सा है और जिन्होंने ये सोचा है, करा है या साजिश बनाई है, उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। सरकार ने एक माकूल जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना ने पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज तो किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में पहले से ही एक्सपोज है कि वो एक रॉक स्टेट है, वहाँ आर्मी का ज़्यादातर हेजमनी रहा है और जमहूरियत को पंपने नहीं दिया है और कई तरह की आवाज़ें आपने आ रही हैं, बलूचिस्तान अलग मांग कर रहा है, भूखमरी है। उन सारी चीज़ों को दबाने के लिए पाकिस्तान इस तरह की कानूनी हरकतें करता रहता है और उनका एस्टेब्लिशमेंट खासकर आर्मी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कश्मीर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, सर उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले दुर्भाग्यपूर्ण ये बात थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों का, यंगर जनरेशन का माइंड टू बी और नॉट टू बी में रहता था कि हम क्योंकि यहाँ देश के नेता जो सत्ता में रहे हैं 70 साल, वो क्या करते थे कि कभी स्काई इज़ द लिमिट, कभी ऑटोनॉमी की बात करते थे, कभी स्काई शॉर्ट फॉर्म ऑफ आज़ादी इज़ देयर, कभी UN में चले गए। तो अब का जो भारत और लोगों में दोहरी जहनीत क्रिएट करी। अब जो नरेंद्र मोदी जी के ज़माने से 2014 के बाद और ख़ासकर 2019 के बाद, एब्रोगेशन के बाद, कश्मीर की जो यंगर जनरेशन है उसको ये मालूम हुआ कि नहीं, हम भारत के हैं। सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर को नहीं माना। अगर पड़ोसी देश से आतंक होता है तो हम उसका करारा जवाब देंगे। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति की ओर इशारा करता है। देश के लीडर का, देश के वज़ीर-ए-आज़म का ये ड्यूटी भी बनता है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ आउटसाइड से कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन मिलता है, उसको ठीक करके लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना और उनको देश की तरक्की के लिए उनका टैलेंट को इस्तेमाल करना, ये प्रायोरिटी, ये बड़ी कन्विक्शन से होता है और ये नरेंद्र मोदी जी में ये पाई जाती है। अब विपक्ष का कहना है कि चूंकि अब सीज फायर हो गया है तो संसद का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक की जाए। जंग के बादल हों या कोई भी बड़ा मेजर इंसिडेंट देश में हो जाए, जैसे पहलगाम का हो, तो अपोजिशन का भी कोऑपरेशन रहा है। जमहूरियत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है हमेशा देश हित में फैसले लेती रहती है और ये फैसले को भी देश हित में ही देखा जा सकता है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब आपको हमारे एक नए शो के बारे में जानकारी दे दें जिसका नाम है डिकोड। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह हैं। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। तो नया शो डिकोड। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर में सीमा पर हुए गोलाबारी के दौरान शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव शाहपुर लाया गया। इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। उधमपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट सुरेंद्र कुमार का शनिवार को झुंझुनू के पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तिरंगे में लिपटी शहीद की पार्थिव शरीर जब घर पहुंची तब पूरा गांव गमगीन हो गया। सुरेंद्र कुमार के 8 वर्षीय पुत्र ने पिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति थी। और जम्मू कश्मीर में रणबीर सिंहपुरा, जिसे आरसपुरा के नाम से भी जाना जाता है, आरसपुरा सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए पूर्व राइफलमैन सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया।
भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पूरी दुनिया ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को देख लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत की सेना ने सभी आतंकवादियों को सबक सिखाया है, उसके बाद अब पाकिस्तान से भारत में आतंकवादियों का आना बंद हो जाएगा। पहलगाम की घटना के बाद उन आतंकवादियों को सबक सिखाना था, तो इस पे निश्चित तौर से पूरी दुनिया ने हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को देख लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि अब पाकिस्तान शायद जो अभी तक होल्ड हैंडिंग था आतंकवादियों के साथ, उनको पोषित करते थे, उनको पालते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको लॉन्च करते थे, यहाँ भेजते थे, अब वो बंद होगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हमारे यहाँ अगर आतंकवाद की घटना होगी तो हम उसको युद्ध की तरफ से ट्रीट करें। आज लखनऊ बना है भारत की सामरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जहां ब्रह्मोस एरोस्पेस फैसिलिटी के उद्घाटन के साथ नया भारत आतंक के खिलाफ अपने संकल्प को और भी बुलंद कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया को सख्त संदेश दिया कि अब आतंकवाद को जवाब मिलेगा, वो भी उसके घर में घुसकर। लखनऊ भारत की सांस्कृतिक राजधानी आज इतिहास का गवाह बनी, जहां यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बनी ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का भव्य उद्घाटन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में देश ने न सिर्फ सामरिक ताकत में बढ़त का ऐलान किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ नए भारत के रुख को भी साफ कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ सिर्फ जवाबी हमला नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक भी है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, ये पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा कि ब्रह्मोस की ताकत हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं और आतंकवाद को हम कुचल कर रहेंगे। उन्होंने इस फैसिलिटी के जरिए युवाओं को 60,000 नौकरियों का भरोसा भी दिया। 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये यूनिट भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगी, जो जमीन, हवा और समुद्र से दागी जा सकती है और दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लखनऊ में सिर्फ एक प्लांट नहीं खुला है, बल्कि भारत ने अपने दुश्मनों को ये संदेश दिया है कि हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि आतंक को उसकी जड़ से खत्म करने का मादा भी रखते हैं। लखनऊ से रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने और हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए हर साल 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए, जिन्हें ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। इसी नाम पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने भारत को तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र बनाने में योगदान दिया। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए, जिन्हें ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। इसके 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। इस ऐतिहासिक घटना ने भारत को विश्व के उन गिने चुने देशों की सूची में ला खड़ा किया जो परमाणु हथियार रखने की क्षमता रखते हैं। इस महत्वपूर्ण दिन को मान्यता देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उल्लेख करते हुए बताया कि आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं। वहीं नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारत सरकार के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 से 11 वर्षों के अंदर देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत देश दुनिया को पिछले 3-4 दिन में देखने को मिला है। नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण का जो भी विकास, जो भी प्रगति हुई है गत 10-11 वर्षों में ही हुई है, और मुझे लगता है कि उससे सबसे बढ़िया उसका प्रमाण अगर राष्ट्र को और दुनिया को देखने को मिला तो 3-4 जो दिन बीते हैं, जो घटनाएं गुजरी हैं, जो भी साइंटिफिक इक्विपमेंट काम में लाया गया इस 3-4 दिन के दौरान, वो अधिकतर इंडिजिनस था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत की वैज्ञानिक हिम्मत, नवाचार और रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि भारत कठिन परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता हासिल कर सकता है। 2025 का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस न केवल हमारे गौरवशाली अतीत का उत्सव है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए क्षितिज खोजने की प्रेरणा भी है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ सुयश शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात मदर्स डे की। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। मदर्स डे के मौके पर हम न केवल महिलाओं को दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता, ममता जैसे प्राकृतिक गुणों के लिए उन्हें पूजते हैं, बल्कि उनका शक्ति रूप हमें उनके पराक्रम और शौर्य से भी परिचित कराता है, जब दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। भारतीय सेना में शामिल नारी शक्ति उसी शौर्य, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। आइए मदर्स डे पर हम आपको आधुनिक भारतीय नारी के इसी रूप की कुछ झलकियां दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जिसे हर भारतीय आज जरूर देखना चाहता है। मदर्स डे पर उन माताओं का सम्मान किया जाता है जिन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे जीवन को आकार दिया है। लेकिन इसी मातृशक्ति ने पिछले दिनों सेना में अपनी मौजूदगी का एहसास पूरी दुनिया को बड़ी ही शिद्दत के साथ करवाया है। 7 मई को जब सैन्य बलों की 2 जांबाज महिला अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने सामने आई तो पूरा देश निहाल हो गया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सधे, सटीक, नपे तुले और दृढ़ अंदाज में सैन्य कार्रवाई की जानकारी देते हुए भारत के सशस्त्र बलों में भारतीय नारी शक्ति का दमदार संकेत दिया। वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। इंडिया इज अ सेकुलर नेशन and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values.
ये दोनों सैन्य अधिकारी जब जब टीवी स्क्रीन पर आई तब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तमाम लड़कियों ने शिद्दत से महसूस किया कि उन्हें भी सेना में शामिल होकर देश की सेवा करनी चाहिए। बीते कुछ वर्षों में भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार ने सेना में महिलाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं। सशस्त्र बलों के तीनों अंगों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अब महिलाओं को अहम भूमिकाएं भी सौंपी जा रही हैं। निगरानी और नेतृत्व की जिम्मेदारी भी दी जा रही है, जिसकी दमदार तस्वीर पिछले दिनों देश दुनिया ने देखी और इसके साथ ही असाधारण साहस और शौर्य की ये खूबसूरत तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई। साल 2025 को इस तस्वीर के लिए खास तौर पर जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पंजाब के मलेरकोटला में पुलिस ने जासूसी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी से जुड़े पाए गए हैं और जासूसी की गतिविधियों में कथित तौर पर संलिप्तता के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई है। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर गिरफ्तारी की जानकारी दी। खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक संदिग्ध को भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान स्थित हैंडलर को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासे के बाद दूसरे आरोपी की पहचान भी हुई, जिसे तत्काल हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी ऑनलाइन लेन देन के जरिए पैसे ले रहे थे और पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। आरोपी स्थानीय नेटवर्क को फंडिंग भी कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं और मामला दर्ज कर लिया है। और बिहार के मोतिहारी जिले में स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोतिहारी पुलिस और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई में 10 लाख रुपए के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी काश्मीर सिंह ग्लावड्डी उर्फ बलवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने तत्परता से कार्रवाई की। बलवीर सिंह पंजाब में कई आतंकी मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से खालिस्तानी नेटवर्क की बड़ी साजिशों का भांडाफोड़ होने की उम्मीद है। खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए की टीम सदर अस्पताल पहुंची, जहां उसका मेडिकल कराया गया। उसके बाद एनआईए की टीम खालिस्तानी आतंकवादी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। खबर खेल जगत से है। भारत ने श्रीलंका में खेली गई महिला त्रिकोणीय वनडे सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 97 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 342 रन बनाए। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने शतकीय पारी खेली। स्मृति ने 101 गेंद में 116 रन बनाए। इसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। जवाब में श्रीलंका की टीम 48.2 ओवर में 245 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 4 और अमनजोत कौर ने 3 विकेट लिए। स्नेह राणा को प्लेयर ऑफ द सीरीज और स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की दिग्गज तीरंदाज दीपिका कुमारी ने शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं के इंडिविजुअल रिकर्व में कांस्य पदक जीता। वहीं भारत के पार्थ सालुखे ने शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में पुरुषों के इंडिविजुअल रिकर्व में कांस्य पदक अपने नाम किया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत भागलपुर में तीरंदाजी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इन खेलों के दौरान खिलाड़ियों को भागलपुर के खान पान और भागलपुर सिल्क के बारे में जानने का भी मौका मिल रहा है। भागलपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच पर जहां खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से भागलपुर सिल्क को भी पहचान मिल रही है। वहीं भागलपुर प्रशासन की ओर से भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार पहुंचे खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले मैं तहे दिल से सभी खिलाड़ियों के प्रति, उनके कोच के प्रति, टेक्निकल मैनेजर के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे ज़िला में वो इस खेल को खेलने आए और साथ ही इस बिहार को इस खेल का आयोजन का अवसर मिला और भागलपुर को भी। और आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे मन में एक ही इच्छा थी कि हम हर वो प्रयास करें जिससे कि बाद में हमें कभी अफसोस नहीं हो कि कुछ और किया होता तो और बेहतर होता। तो जो बेस्ट एफर्ट होता है, मैंने, एसएसपी साहब ने, हमारी पूरी टीम ने
बेस्ट एफर्ट दिया। भागलपुर में आयोजित तीरंदाजी और बैडमिंटन की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले देश भर से आए खिलाड़ियों, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ भी यहाँ के भागलपुरी सिल्क बाजार और रेशम से बनी वस्तुओं को लेकर खासा उत्साहित नजर आए। भागलपुर में एक सिल्क मार्केट है, सिल्क मार्केट में हम कल गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब घर वालों के लिए ड्रेस खरीदी है और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ का फेमस फूड है, सत्तू है, लिट्टी चोखा है। बाहर जाके घूम के उसको खाना तो वो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और जैसे यहाँ पे हमें होटल के अंदर फैसिलिटी मिली है, बहुत बढ़िया लगा। भागलपुर भी मार्केट बहुत अच्छा है। यहाँ पे रहने खाने सहने का भी बहुत इंतजाम हमारे लिए किया गया है। और सिल्क मार्केट तो फेमस है, लेकिन हम जाएंगे आज तब हमें पता चलेगा कि मार्केट में सिल्क भी बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड फेमस है तो हम तो जरूर जाएंगे और शॉपिंग भी बहुत ज्यादा करेंगे। वहीं व्यवसायी भी मानते हैं कि उनके शहर में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं जगह जगह से, बहुत दूर दूर से बच्चे आए यहाँ से, वहाँ से चल के यहाँ हमारे रेशम भवन में आ रहे हैं, जान रहे हैं सिल्क कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है। बहुत उत्साहित है बच्चे जानने के लिए कि कैसे बनता है, साड़ी का क्या प्राइस है, कहाँ कहाँ जाता है। जाहिर तौर पर खेलो इंडिया का मंच खेलों के साथ साथ मेजबान राज्य बिहार के खान पान और राज्य की विशेष वस्तुओं के प्रचार प्रसार में भी अहम भूमिका निभा रहा है। खेलो इंडिया के मंच पर खिलाड़ी न सिर्फ खेल बल्कि स्थानीय खान पान, कल्चर और परिधानों से भी रूबरू हो रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन की भी यही कोशिश है कि खिलाड़ी अपने साथ एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर लौटें। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, भागलपुर। तो सुशील कुमार की रिपोर्ट आप भागलपुर से देख रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग। बढ़ेंगे आगे। खेलो इंडिया का मंच देश में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कर रहा है। खेलो इंडिया का मंच खिलाड़ियों के जीवन को किस प्रकार बदल रहा है, उसकी बानगी है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की एक आदिवासी समाज से आने वाली जूडो खिलाड़ी रंजिता कोरेटी। इस खास रिपोर्ट को देखते हैं। देश में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कर रहा खेलो इंडिया का मंच खेल के माध्यम से खिलाड़ियों के जीवन को किस प्रकार बदल रहा है, उसकी बानगी है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की एक आदिवासी समाज से आने वाली जूडो खिलाड़ी रंजिता कोरेटी। पिता की मृत्यु के बाद रायपुर के एक अनाथालय में रह रही रंजिता की प्रतिभा की पहचान की अनाथालय की ही अधीक्षक मणि शर्मा ने, जिनके प्रयासों के बाद 2023 में रंजिता का चयन भोपाल स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुआ। भोपाल आने के बाद मानो रंजिता के सपनों को पर मिल गए और महज 1.5 साल में ही वे अंडर 18 राष्ट्रीय चैंपियन बनकर उभरी और अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपने हौसलों को नई उड़ान दे दी। जब मैं अच्छे से जूडो प्रैक्टिस करके मैं नेशनल मेडल मारी तो मैं साई में गई और साई में जाने के बाद मेरे को खेलो इंडिया स्कीम में मेरे को लिया गया। उसके बाद मुझे पैसे मिलते आए हर महीने 10,000 और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ और उसके बाद मैं अच्छे से गेम करने लगी, ज़्यादा जूडो पे ध्यान देने लगी और फिर और इंटरनेशनल खेलने गई और इंटरनेशनल में मेरा 5th रैंक आया। पर अब मैं अगली बार जाऊंगी तो इंडिया का नाम रोशन करके आऊंगी। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली रंजिता का जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए चयन हुआ तो पासपोर्ट में मां और पिता का नाम न होने की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में पासपोर्ट में सुधार होने के बाद रंजिता ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी खेल की चमक बिखेरी। जूडो के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर यशपाल सोलंकी भी मानते हैं कि खेलो इंडिया स्कीम ने रंजिता जैसी खिलाड़ियों को संबल दिया है। मेरे लिए बड़ा सदमा था कि वो लड़की उनकी फादर नहीं है तो उसके बाद किसी भी फैमिली, क्योंकि वो दे आर सो हम्बल, उनके घर में कुछ ऐसा था ही नहीं, तो वो ऑर्फनेज में पढ़ रही है, वहीं रहती है और उनको जो टेकिंग केयर करती है, उनकी जो वार्डन है वो बहुत कंसर्न है। वो मेरे पास आई थी कि सर ये लड़की ऑर्फनेज में, तो मैंने उसको एक चांस, मैंने कहा कि ऐसे बच्चों को तो ज़्यादा जरूरत है और ऐसे को हमें ज़्यादा केयर भी करना चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस भी अप टू मार्क थी, तो उसको हमने एनसीवी में लिया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में, और आप विश्वास कीजिए लास्ट ईयर इसी साल जनवरी में शी बिकेम नेशनल चैंपियन।
आज रंजिता को खेलो इंडिया की ओर से हर महीने स्कॉलरशिप मिल रही है। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उच्च स्तर की ट्रेनिंग रंजिता जैसे खिलाड़ियों के सपनों को ऊंची उड़ान भी दे रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहने वाली रंजिता की कहानी सिर्फ एक वानगी भर है कि किस प्रकार से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मंच पूरे देश भर के खिलाड़ियों को तलाशने का काम कर रहा है, बल्कि इन खिलाड़ियों को उनके सपनों की ऊंची उड़ान प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, पटना। सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ी मात्रा में विस्फोट होने के दावे प्रसारित हो रहे थे, जो कि पीआईबी के फैक्ट चेक टीम की जांच में झूठे साबित हुए हैं। उधमपुर में किसी भी विस्फोट की बात भ्रामक साबित हुई है। ये सभी अफवाहें लोगों में दहशत पैदा करने के लिए फैलाई जा रही थी। और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं, जो कि पीआईबी की फैक्ट चेक टीम की जांच में झूठे साबित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोई ड्रोन गतिविधि नहीं हुई है। सोशल मीडिया में प्रसारित किसी भी जानकारी पर बिना आधिकारिक स्रोत के आप बिल्कुल भरोसा ना करें। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गुरुग्राम के युवा तैराक अर्जुन सिंह ने स्विमिंग के अलग अलग वर्ग में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक सहित 4 पदक जीते हैं। अर्जुन ने कहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मिली इस कामयाबी ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया है। अर्जुन से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने स्विमिंग में 4 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर। अर्जुन, किस किस कैटेगरी में आपने 4 मेडल जीते? जी, मैंने 50 फ्री स्टाइल, 50 मीटर बैक स्ट्रोक में गोल्ड जीता है और 100 फ्री स्टाइल, 100 बैक स्ट्रोक में सिल्वर जीता है। आपने 4 इवेंट में पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा आपको? इसमें जो स्विमिंग है, इसमें क्या कितनी बड़ी प्रतियोगिता है, कितना कड़ा मुकाबला है? तो खेलो इंडिया तो सर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि पूरे इंडिया के टॉप 16 लोग आते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा कंपटीशन था, बहुत ही टफ कंपटीशन था और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके जीतने में। जो आपकी ये तैयारी है, इसमें विशेष भूमिका किसकी रही है? आपकी मदर भी साथ में खड़ी हैं। जी, मुझे लगता है बहुत विशेष भूमिका मेरे कोच, मेरी और मेरे पूरे परिवार की थी। मेरे कोच और मैंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए और लगता है वो मेहनत सफल हुई। और ऑब्वियसली मॉम डैड का भी बहुत सपोर्ट था, कि स्कूल का बहुत सपोर्ट था मेरे इन सब चीज़ों में, तो और लगता है सबकी मेहनत आज अच्छा लग रहा है मुझे। मैम, आप भी प्लेयर रहे हुई हैं अपने समय में, कई मुकाबले भी खेले होंगे, जाहिर सी बात है। तब और अब में आप क्या फ़र्क देखती हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। पहले खेलने को इतना अहमियत नहीं दिया जाता था। लोग कहते थे कि खेल के क्या ही करोगे, क्या मिलेगा तुम्हें। लेकिन आज के ज़माने में हमारे जैसे पेरेंट्स कम से कम अपने बच्चों को फैसिलिटी वाइज भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। हर जगह बहुत पूल, स्विमिंग पूल भी बने हैं, 50 मीटर भी है, 25 मीटर भी है। कोचेस भी हैं जो बच्चे को अच्छे से ट्रेन करते हैं। तो फैसिलिटी वाइज, इवन आउटलुक वाइज बहुत चेंज आया है हमारे ज़माने से इसके ज़माने तक। तो बिल्कुल फैसिलिटीज़ वाइज या जो कहें सुविधाएं जो मिल रही हैं, खेलो इंडिया के मंच पर बहुत बदलाव आया है। और खिलाड़ी भी जब इस मंच पर आ रहे हैं तो एक सुखद अनुभव के साथ अपने घर वापस लौट रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये खेलो इंडिया का जो मंच है, खिलाड़ियों को आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए भी तैयार कर रहा है। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, गया। और बिहार के राजगीर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली अस्मिता ढोणे और कांस्य पदक विजेता पूजा अपने प्रदर्शन से खुश नजर आईं। दोनों खिलाड़ियों का मानना है कि खेलो इंडिया का मंच जहां अनुभवी खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए अहम है, तो वहीं युवा और पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को नया अनुभव भी प्रदान कर रहे हैं। अस्मिता और पूजा से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इस वक्त हमारे साथ 49 केजी वेट कैटेगरी के वेट लिफ्टर, गोल्ड मेडल विजेता अस्मिता और ब्रॉन्ज मेडल विजेता पूजा हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने गोल्ड मेडल जीता है। कैसी रही प्रतियोगिता? आज खेलो इंडिया गेम्स में मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है, तो बहुत अच्छा लगा है। और उसमें मैंने
97 kg रिकॉर्ड करके और टोटल में भी 170 kg रिकॉर्ड करके कर दिया है इस आज के कंपटीशन में। तो बहुत अच्छा रहा है और कंपटीशन भी बहुत अच्छी गई है। आपके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, एक लंबा सफर भी आपने तय किया इस स्तर को अचीव करने में। 2022 में, 23 में, 24 में और नेशनल यूथ में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। लास्ट टाइम मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेरा सिल्वर था और अभी तक मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2023 और 2024 में मैंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तीन ही कैटेगरी में, यू जूनियर और सीनियर में। और अभी 2024 में जो मेरा एशियन यूथ चैंपियनशिप हुआ था उसमें मुझे 94 kg रिकॉर्ड करके मुझे सिर्फ क्लीन एंड जर्क में ब्रॉन्ज मेडल था। पूजा, आपका ये पहला खेलो इंडिया गेम है, पहले ही गेम में आपने जो है बड़े खिलाड़ियों को के साथ खेल करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इस उपलब्धि पे आप क्या कहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे ही वेट कैटेगरी में जब मेरे साथ में ही लड़की है कि उसके साथ में मैं खेल के थर्ड आई, पहली बार बहुत अच्छा लगता है कि 132 करके मैंने ये यहाँ तक आई हूँ और थर्ड लिया है। यहाँ आने से पहले क्या सोच रहे थे कि सुविधाएं कैसी होंगी और कुछ ऐसा रहा कि यहाँ पे आके लगा यार हम तो बहुत बढ़िया जगह पे आए हैं? बिहार स्टेट ने बहुत ही अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे आके लगा था कि बहुत अच्छा होगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा है, सुविधा रहने की, खाने की, पीने की सब अच्छी है। खिलाड़ी न सिर्फ अपने खेल को बेहतर बना रहे हैं बल्कि यहाँ से एक सुखद अनुभव के साथ भी घर वापस लौट रहे हैं। कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज़, राजगीर। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।